हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाऊंगा प्रेमचंद्र साहब की लिखी हुई एक और कहानी जिसका नाम है बड़े भाई साहब। बहुत ही कमाल की कहानी है और बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रसिद्ध कहानी है ये प्रेमचंद्र साहब की। तो बिना किसी विलंब के कहानी को शुरू करते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन सिर्फ 3 दर्जे आगे थे। दर्जे मतलब क्लास, कक्षा। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे बन पाए। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की और वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी निगरानी का, मेरा ध्यान रखने का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी-कभी कॉपी पर, किताब पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी-कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी-कभी एक शेर को बार-बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते, पोएट्री, जिसमें ना कोई अर्थ होता और ना कोई सामंजस्य, ना कोई मीनिंग और ना कोई रिदम। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने एक ये इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने कोशिश की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वो नवी जमात में थे, कक्षा में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था और कभी-कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कभी कोई साथी मिल गया तो फिर पूछना ही क्या। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर वार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते हैं। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी धुन में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास था केवल मौन। ना जाने मुझसे ये बात क्यों न निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि क्रोध से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा, एक अक्षर ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं तो ऐरा गैरा नत्थो खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते।
बोलना तो बहुत दूर की बात। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंघा हो, तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने कभी मुझे जाते देखा? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास तक नहीं जाता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ता रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं ही खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहो। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, एक्सपर्ट थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्त बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था। और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बन, बिना कोई स्कीम तैयार किए हुए काम कैसे शुरू हो। टाइम टेबल में खेल कूद की कोई भी गुंजाइश न होती। प्रातः काल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धोना, नाश्ता करके बैठ जाना, 6 से 8 अंग्रेजी, 8 से 9 हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और फिर स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय और फिर विश्राम। विविध विषय मिसलेनियस सब्जेक्ट्स, अनुवाद ट्रांसलेशन। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती, मतलब टाइम टेबल टूटने लगता। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, बॉल की उछल कूद, कबड्डी के वो दांव घात मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, कुछ भी याद न रहता। और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत करने का मौका मिल जाता। मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण हमेशा सिर पर नंगी तलवार से लटकती मालूम होती थी। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुटकियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सका। बहुत ही कमाल की लाइन है लास्ट वाली, मैं रिपीट करता हूँ। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। सालाना इम्तिहान हुआ, एग्जाम हुए, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और क्लास में फर्स्ट आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और क्लास में फर्स्ट भी आया। लेकिन वो इतने दुखी थे और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार भी बहुत ही लज्जास्पद जान पड़ा। अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा कि भाई साहब का वो रूप अब मुझ पर न रहा। अब मैं
आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। अगर उन्होंने मेरी फिर फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं रहा। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और क्लास में फर्स्ट आ गए हो तो तुम्हें दिमाग को क्या हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान एग्जाम पास कर लेना कोई चीज नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय, मीनिंग समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है, मतलब स्वतंत्र है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप राजा उसे कर देते थे, टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ। घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दी। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे ये अनुमान हुआ कि ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त वही है। अंत में ये हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाह रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़े। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। आठ आठ हेनरी को गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो। हेनरी सातवें की जगह हेनरी आठवां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट। हो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम। चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न सूझते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम तेयम चहारम पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। तो बेसिकली ट्रायंगल की जो 3 साइड्स होती हैं, इंग्लिश में जब पढ़ते हैं अपन तो उस पे अपन डालते हैं साइड्स के नेम ABC। बट जब हिंदी में सेम चीज करते हैं तो ट्रायंगल बनाया और जो साइड्स के नेम होते हैं वो होते हैं आ बा जा। कोई इन निर्दयी मास्टरों से नहीं पूछता कि आखिर आ बा जा और आ जा बा में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या फर्क है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा कर छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा। इस रेखा पर वो लंब गिरा दो तो आधार लंब से दोगुना होगा। पूछिए इससे क्या प्रयोजन। दोगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करने पर। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोएं। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की क्या जरूरत। मैं तो इसे
हिमाकत समझता हूँ। ये तो समय की किफायती नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह चला जाए, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे पूरे लिखने हैं। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। मतलब तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं। मेरे क्लास में आओगे लाला, तब आटे दाल का भाव मालूम हो। इस कक्षा में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव। जो कुछ कहता हूँ उससे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताएंगे। गिरह बांधिए मतलब गांठ बांधिए। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त हो। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, टेस्टलेस। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल होने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में, क्लास में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर गायब हो, और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, सालाना ईयरली इम्तिहान एग्जाम, और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, पर ना जाने कैसे क्लास में फर्स्ट आ गया। मुझे खुद आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, मतलब जानलेवा। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक क्लास का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकें। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है, बुरा लगता है अवश्य, मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही तो असर है कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ, और इतने अच्छे नंबरों से। अब की भाई साहब कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का उन्हें कोई अधिकार नहीं रहा, या फिर रहा है तो बहुत कम। मेरी स्वतंत्रता बढ़ी। मैं उनकी सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढूं या ना पढूं मेरी तकदीर बलो। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था, और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थी। भाई साहब कोई संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही। बालकों की एक पूरी सेना बांस लिए उसका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी।
किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, नीची कक्षा में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक क्लास नीचे हो। आखिर आदमी को तो कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वीं दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात के हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर पाचारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, तुम्हारी बुद्धि तेज है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओगे, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उससे तुम क्या कोई खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए, डीफिल और डीलिट ही क्यों ना। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादाजी भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का जो अधिकार है वो हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे बहुत ज्यादा है। भगवान न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को ताड़ देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो किसी को तार ना दे और ना ही घबराएं, न बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा बेचते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का एक बड़ा भाग इज्जत के साथ निभाया है और एक कुटुंब परिवार का पालन किया है जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी। अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के नहीं, ऑक्सफोर्ड के। 1000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, ये जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। भाई साहब ने थप्पड़ दिखाते हुए कहा। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का पूरा अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और कहा, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता,
मेरा जी भी ललचाता है लेकिन क्या करूं? अगर खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? एक कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो दोस्तों, कहानी खत्म होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। प्यारी कहानी थी। तो ढेर सारा आपका शुक्रिया कहानी सुनने के लिए। हम दोबारा मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।